जय हिंद दोस्तों। आज संदीप त्यागी सर की क्लास पहली है पॉलिटी की यूपीएसआई जो रैंक जो बैच 1 स्टार्ट किया है यूपीएसआई के लिए 2 तारीख से अप्रैल से स्टार्ट किया है। उसके ये क्लास नोट्स हैं। जो लोग क्लास नोट्स लेना चाह रहे हैं वो हमें बता दें तो अपना हम उनके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। नोट्स लेने के लिए हैंड रिटन नोट्स हैं। सबसे पहले भाइयों स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो संदीप त्यागी सर ने स्टार्ट किया था वो संविधान एवं राज्य व्यवस्था से स्टार्ट किया था। उन्होंने बताया संविधान क्या है। संविधान एक विधिक दस्तावेज है। संविधान विधिक दस्तावेज यानी कि कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है ये। और यह सरकार के अंग कार्य कर्तव्यों का वर्णन करता है। मतलब ये संविधान है वो सरकार के अंग और सरकार के कार्य और सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं उनका ये वर्णन करता है। उसको हम संविधान कहते हैं। और इसको कहते हैं कि यह एक गतिशील दस्तावेज है जो समय के अनुसार चेंज होता है। मतलब गतिशील का मतलब ये है कि ये गतिशील दस्तावेज है जो समय के अनुसार ये चेंज होता रहेगा। मतलब संविधान है वो समय के अनुसार चेंज होता रहेगा। इसके रूल्स में अगर लगता है कि हाँ यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है तो वहाँ चेंज हो जाएगा। और इसके बाद ये है कि जनता के साथ सरकार के रिश्ते, मतलब इसमें ये बताता है संविधान की जनता के साथ है जो सरकार के क्या रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते होंगे, किस तरह से सरकार शासन करेगी, किस तरह से जनता का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या काम है, जनता का क्या काम है, ये संविधान बताता है हम लोगों को। फिर ये है यह शासन व्यवस्था का आधार है। मतलब शासन व्यवस्था कैसे चलेगा ये शासन व्यवस्था का आधार है। और ये सबसे सर्वोच्च, मतलब जो संविधान को सर्वोच्च विधि माना गया कि संविधान है वो सर्वोच्च विधि है। और जो संविधान की जो प्राथमिक विधि है वो सबसे स्टार्टिंग वाली वो मूलभूत विधि है। मतलब जो संविधान जो स्टार्टिंग में सबसे पहले लागू हुआ था उसको हम बोलेंगे प्राथमिक विधि, या जो मूल संविधान है मूल विधि। तो मतलब आगे समय के अनुसार इसमें सेकेंडरी चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्राथमिकता है, लेकिन प्राथमिकता में जो कोई कानून दिया है या किसी के मौलिक कर्तव्य हैं उनका आनंद नहीं होगा। यही देखकर सेकेंडरी लॉ बनाया जाएगा कि इसमें प्राथमिक विधि का उल्लंघन ना हो, मतलब मूलभूत विधि का। तो ये सर ने पढ़ाया था। ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं। सर ने बोला था कि सीमित सरकार क्या है। सीमित सरकार वो सरकार है जो तानाशाह ना हो, मतलब तानाशाह जो ना हो, मतलब और जो बंधन में कार्य करते हैं। मतलब सीमित सरकार है कि मतलब सरकार के ऊपर किसी न किसी का वश हो। जैसे कि हाँ सरकार के ऊपर कुछ अनसंड काम करते हैं तो संविधान का वश है सरकार के ऊपर। अब जैसे किंग जोंग यूंग है नॉर्थ कोरिया के, तो उनको बस कोई वो तानाशाह है, तो वहाँ सीमित सरकार नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो सीमित सरकार मतलब ये तानाशाह ना हो और जो मतलब बंधन में कार्य करती हो। फिर एक वर्ड आता है स्टेट। क्या है स्टेट? ये है कि राज्य की एक अमूर्त संकलना है जिससे हम महसूस कर सकते हैं। मतलब स्टेट होने के लिए एक भूभाग का होना जरूरी है। एक भूभाग हो, उस भूभाग में स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए और उस स्थायी जनसंख्या में सरकार का शासन होना चाहिए। और जो उस जनसंख्या है वो सरकार के शासन को संप्रभु समझे। मतलब जो निर्णय लेने के लिए वो जो सरकार वो एकदम स्वतंत्र हो, उस पर किसी का दबाव ना हो, उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये संप्रभु है। अब इसको एक मतलब ये तो पॉइंट में ये 4 पॉइंट बता दिए कि 4 पॉइंट हैं। और हम लोग इसको शॉर्ट नोट्स में मिला लेंगे। मतलब कुल मिला के ये राज्य क्या है। तो राज्य है एक भूभाग जिसमें स्थायी जनसंख्या निवास करती हो, उसके ऊपर एक सरकार हो जो शासन कर रही हो और सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे हम राज्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था हम लोग क्या करेंगे, जो यह संविधान के आधारित शासन व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। मतलब जो संविधान का जो आधारित शासन है उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। जो संविधान ने बोल दिया है कि हाँ मुख्यमंत्री का ये काम है, सीएम का ये काम है, मंत्रिमंडल का ये काम, संसद का ये काम, तो उस व्यवस्था को जो संविधान के अनुसार जो व्यवस्था चलती है उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसके आधार पर संविधान है, यह संविधान का गति रूप है। मतलब ये जो राज्य व्यवस्था है
ये संविधान का आधार है। और इसको हम संविधान का गतिज रूप भी कहते हैं, राज्य व्यवस्था को। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक तरफ देश है, एक तरफ राष्ट्र है। देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? तो जो देश है, देश ये एक निश्चित भूभाग है जिसमें अलग अलग धर्म, एक देश एक निश्चित भूभाग है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, जिसमें सरकार का शासन होता है, नेवी होती है, एयरफोर्स होते हैं और कई सारे फोर्स होते हैं, उसको हम देश कहते हैं। ठीक है, यह जो देश है वो एक राजनीतिक विचारधारा है। उसके बाद आता है कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक आधार पर विचारधारा है। ठीक है, यह इसको हम कह सकते हैं ये भावात्मक विचारधारा है भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है ना, राष्ट्र में सरकार, इसमें जो राष्ट्र में सरकार नहीं होती है, ना आर्मी होती है, कुछ नहीं होता। मतलब इसमें कि विचार होता है, जैसे कि मतलब हमारा केवल विचार है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एंड जैसे इसमें बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, योगी बोलते हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो हिंदू राष्ट्र ये केवल विचारधारा है, ये राष्ट्र तो विचारधारा है जो राष्ट्र बनाएंगे, ये संस्कृत पारंपरिक आधार पर ये इसमें आएगा, तो ये देश में नहीं आएगा। मतलब ये इससे मतलब राष्ट्र के लिए मतलब भाव जो अंदर वो भाव जगता है वो राष्ट्र होता है। लेकिन देश क्या, देश होने के लिए एक भूभाग हो और उस भूभाग में अलग अलग धर्म के लोग निवास कर रहे हों और उसमें एक सरकार हो और उसमें एक फोर्स की चीज़ें और सरकार ऊपर मतलब चीज़ों पर नियंत्रण करे और इसमें एक राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए, उसको हम देश कहते हैं। और राष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्र केवल एक विचारधारा है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि मान लो हम कहें एक देश है, एक नोट में क्या है, इसमें एक देश में अनेक राष्ट्र हो सकते हैं, मतलब अनेक राष्ट्र ही हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी हिंदू वाली कंट्री है तो बोलेंगे हम हिंदू महासभा राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुस्लिम वाली इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो मतलब इनके लिए कुछ है नहीं, मतलब इनके अंदर अनेक राष्ट्र हो सकते हैं। राष्ट्र एक भावना है, लेकिन देश है वो एक भावना नहीं है, राष्ट्र एक भावना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि संविधानवाद क्या है? संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद ये है जहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है वहाँ संविधानवाद होता है। ठीक है, संविधान के ऊपर आधारित शासन व्यवस्था संविधानवाद कहलाती है। मतलब जो संविधान के ऊपर जो शासन व्यवस्था वो लागू होती है उसको हम संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद है संविधानवाद वह विधि है, वह विधि का शासन है। मतलब संविधानवाद वो विधि का शासन है। संविधानवाद में ये बताया गया कि मतलब विधि का शासन है, मतलब ये संविधान काम कैसे करेगा। संविधान के उच्च आदेशों, प्रजा की भलाई, सम्मान, मौलिक अधिकार को रक्षा के काम किया जा सकता है, उसे संविधानवाद कहते हैं। मतलब संविधान के उच्च आदेश हैं, प्रजा की भलाई, मौलिक अधिकार और रक्षा के काम जो भी हैं, ये इसको हम संविधानवाद कहते हैं। मतलब ये है संविधानवाद है, ये संविधान के अंदर है या जिसके बेस पे संविधान के बेस पे संविधानवाद चल रहा है, इसको हम संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता दिखाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सीमित सरकार भी एक संविधानवाद है। तो सीमित सरकार है वहाँ पे भी एक संविधान, सीमित सरकार में भी एक संविधानवाद है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जैसे कि कहीं संविधान नहीं है, जैसे कि जहाँ संविधान है वहाँ आवश्यक नहीं कि संविधानवाद भी हो। मतलब जहाँ संविधान हो वहाँ आवश्यक नहीं संविधानवाद भी। जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, तो मतलब वहाँ जैसे कि संविधान नहीं है तो संविधानवाद मतलब पीढ़ियों के हिसाब से संविधानवाद है, मतलब जो पीढ़ी दर करती हुई चली जा रही हैं। जहाँ संविधान नहीं है वहाँ सभी संविधानवाद हो सकता है। मतलब जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद हो सकता है। संविधानवाद का मतलब जैसे इंग्लैंड दिया गया, पाकिस्तान है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का कोई अपना संविधान नहीं है। बस पीढ़ी दर जो चलता आ रहा है, बस उसी हिसाब से हर काम हो रहा है, उसी को संविधानवाद कहा जाता है। जैसे कि हमारे परिवार में कोई दादाजी हैं, कोई कानून बना गए हैं कि हमारे बच्चों को सुबह 5 बजे उठना है, तो वही चला आ रहा है। पहले वो काम दादा करते, पिताजी करने लगे, तो बस जो काम चलता रहे उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद होने के लिए कोई संविधान की या ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसी को हम लोग संविधान के हिसाब से देखते हैं, संविधानवाद के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शासन या सरकार, गवर्नमेंट क्या है?
सरकार क्या है, शासन क्या है। देखो संविधान पर आधारित व्यवस्था, मतलब हम लोग कहते हैं राज्य व्यवस्था, किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था। संविधान पर आधारित व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। मतलब संविधान के आधार पर जो व्यवस्था होती है उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब शासन क्या है, गवर्नमेंट क्या है। देखो सरकार के 3 अंग होते हैं। जो एक अंग होता है जो विधि का निर्माण करता है, दूसरा अंग होता है विधि को लागू करता है, तीसरा अंग होता है जो विधि के अनुसार विवादों का समाधान करता है। ठीक है, जो पहला अंग है जो विधि का निर्माण करता है उसको हम विधायिका विधानमंडल करते कहते हैं। दूसरा है जो विधि को लागू या विधि के अनुसार शासन चलाता है उसको हम कार्यपालिका करते हैं। तीसरा है विधि के अनुसार विवादों में समाधान करना, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। मतलब समाधान क्या करेगा, विधि के अनुसार। तो देखो इसमें कहेंगे कि विधायिका क्या है, तो विधायिका ये है शासन का वह अंग जो विधि का निर्माण का कार्य करे, उसे विधायिका कहते हैं। ठीक, अब देखो कार्यपालिका किसको कहते हैं, विधि को लागू या उसके अनुसार शासन चलाना, उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि विधि के अनुसार विवादों का समाधान करने वाले को हम न्यायपालिका कहते हैं। मतलब विधि के अनुसार जो विवाद चल रहे हैं उनको हमें मतलब विधि के अनुसार उनको न्याय देना ही न्यायपालिका का काम है। अब यह विधि के प्रकार। अब विधि क्या है, लॉ के कितने प्रकार, लॉ के 4 प्रकार हैं। एक सकारात्मक, एक प्राकृतिक न्याय, और एक लोक न्याय, लोक लॉ, और ये ईश्वरी। तो सकारात्मक क्या है, जब कोई विधि लोगों के समूह या संगठन द्वारा बनाई जाती है उसे पॉजिटिव लॉ कहते हैं। जैसे कि संसद में लोगों की विधि बनाई जाती है, वो लोगों के समूह द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक विधि क्या है, नेचुरल लॉ, कि वे विधियाँ जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। जैसे कि प्रकृति द्वारा, कैसे कि इंसान जी रहा है, इंसान जिएगा, इंसान किसी जीवन जीने की, मतलब आर्टिकल 21 में आता है कि जीवन जीने का अधिकार है, सांस ले सकते हैं। तो मतलब इस पर कोई, मतलब ये प्राकृतिक लॉ, इस पर कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। कल कोई बोलने लगे नहीं तुम सांस नहीं ले सकते हो, तुम खुले नहीं घूम सकते हो, तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते हो, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमारे ये प्राकृतिक लॉ है कि इंसान जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, दायरे में रहकर। अब ये होता है लोक विधि यानी पब्लिक लॉ। जहाँ संविधान मौन है वहाँ पारंपरिक रीत रिवाज को विधि मानी जाती है। मतलब संविधान मौन का, पहले जैसे संविधान है ट्रिपल तलाक पर मौन था, तो वहाँ पे क्या था, जो मतलब जो मुस्लिम के अनुसार ट्रिपल तलाक चलता था उसको वही रीत मानी जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो ट्रिपल तलाक को अब बंद कर दिया। जब तक ये इस पर संज्ञान नहीं लिया तब तक इसे परंपरागत विधि माना जाता था इसको, इस तरह से। अब वो नहीं है। अब एक होती ईश्वरी विधि, मतलब डिवाइन लॉ, जहाँ धर्म के ग्रंथ को ही विधि मान लिया जाता है, यह विधि नहीं अपनाई जाती। देखो ये एक होता है जैसे धर्म के द्वारा ही विधि, जैसे मान लो कोई हिंदू धर्म बोले हमारे भगवत गीता में ऐसा लिखा है, मुस्लिम धर्म बोले कि हमारे कुरान में ये लिखा है, और क्रिश्चियन बोले कि हमारे बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो मतलब ये हर किसी, मतलब ये ईश्वरी विधि के हिसाब से ये वाली जो विधि है वो हमारा संविधान नहीं मानती है, नहीं मानती हमारा संविधान इस विधि को। क्योंकि इस विधि जो संविधान है वो धर्म और जन्मजात से मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकती। तो उसके अब धर्म हैं बहुत सारे, लेकिन ईश्वरी धर्म या डिवाइन लॉ, इस पर हमारा संविधान इसकी विधि की कोई बात नहीं करता। क्योंकि हमारा संविधान है वो जात धर्म, लिंग जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। भारत की जो संसद है वो सकारात्मक लॉ को बनाती है। जैसे मतलब सकारात्मक लॉ का मतलब ये है कि जो संसद में बैठ के ज़्यादातर कानून पास होते हैं उसको बोलते हैं सकारात्मक लॉ को बनाती है इसकी विधि। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है कि प्राकृतिक न्याय क्या है। तो प्राकृतिक न्याय क्या है, प्राकृतिक न्याय क्या है, जैसे मान लो कोई अभियुक्त है, उसको अपने पक्ष रखने का आदेश, मतलब रखने का पूरा मौका मिलेगा कि मतलब कोई अभियुक्त यानी किसी ने कोई चोरी की है तो उसने चोरी की या नहीं की, उसको एक पक्ष रखने का पूरा उसको वो मिलेगा। हाँ, अपना पक्ष रखो, तुमने चोरी की या नहीं की तो कैसे की, किन परिस्थितियों में की। अब इसमें क्या, दोनों जैसे मतलब 2 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को वो मतलब अपना माने, किसी को पराया माने, ऐसा कुछ नहीं। दोनों को, जो दोनों पक्ष होंगे उनको समान रूप से देखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के खिलाफ, मतलब स्वयं के खिलाफ, मतलब कोई व्यक्ति है
वो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। मत पता लगे पुलिस वाले मार मार के उसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवा दें, तो वो गवाही होती है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती। ये हमारे ही संविधान से लिया गया है। न्याय के समय व्यक्तिगत पूर्व सोच पूर्वग्रह, मतलब जो न्याय करते समय जो व्यक्ति की जो सोच होती है वो अपने एकदम तटस्थ होना चाहिए। मतलब जो हमें न्याय देना है, हमें सही सच देना है, हमें किसी के बहकाने में, किसी के पक्ष में नहीं देना है न्याय। ये होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। दूसरा क्या है, निर्णय देते समय कारणों की व्याख्या करना। ये सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई निर्णय देती है तो उसमें क्या है, हर एक पॉइंट की, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट आता है उसकी पूरी व्याख्या करेगी और उस पर कौन सा सेक्शन लग रहा है, क्या कर रहा है। ये मतलब न्याय करते समय हर पॉइंट पॉइंट की व्याख्या करेगी कि अगर इसको ये धारा लगाई जा रही है, ये धारा क्यों लगाई जा रही है। गतिशील अवधारणा, गतिशील का मतलब ये है कि मान लो आज किसी जुर्म के लिए फांसी है, हो सकता है कि आगे जाकर उसके लिए फांसी ना हो। ये गतिशील अवधारणा है कि मतलब वक्त के हिसाब से चेंज हो जाता है। और फिर ये है लास्ट, कि ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों को सुनना, क्योंकि जब ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों को सुनेंगे तभी हम अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। अब यह न्याय सक्रियतावाद, मतलब जुडिशियल एक्टिविटीज में ये क्या है। मतलब न्याय सक्रियतावाद ये है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है वो वैसे मान लो कोई काम चल रहा है, जैसे कहीं भी, अभी अभी हैदराबाद में जंगल काटे जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया। या मान लो अभी जो केस चल रहा था ड्रम में जो भर के अपने एक प्रेमिका ने अपनी पत्नी ने पति की हत्या कर दी थी, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मतलब बोला कि इसको हम सब स्वयं देखेंगे इसको। तो मतलब ये है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये आधारों की रक्षा करने का कार्य है। ये स्थापित कानून या विधि के आगे जाकर भी सेवा सुरक्षा के लिए निर्णय देती है। ठीक है, यह स्वतंत्र संज्ञान याचिका, मतलब ये स्वतंत्र संज्ञान ले सकती है, याचिका दायर कर सकती है, न्यायपालिका खुद से ही आगे ले जा सकती है। और न्यायपालिका की स्वीकृति या भूमिका, मतलब कुछ मिला के यही है। मान लो कोई अगर कोई मामला बहुत हाईलाइट हो गया तो इसमें ये इंतजार नहीं किया जाएगा कि कोई वकील आए सुप्रीम कोर्ट में ये करे कोई, तब हम लें। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है तो कोई मामला हाईलाइट हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में स्वतः उस पर मतलब कर सकता है कि हाँ इस पर सुनवाई हम करेंगे। तो इसमें ये न्याय स्वीकृति बाद में ये बताया गया है। ये आजकल चल ही बहुत रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अब ये आज की जो पहली क्लास है इसका ये आखिरी टॉपिक था, शासन प्रणाली का वर्गीकरण। इसमें बताया गया शासन के 3 अंग होते हैं। एक जिसको जैसे पहला अंग है विधायिका कार्यपालिका के आपसी संबंध, और संसद या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री 44वां संविधान संशोधन 1976 वाला जोड़ा गया है। ये सर ने मतलब एक इसका ओवरव्यू दिया है। अभी इसका जो पढ़ाएंगे इसको कल पढ़ाएंगे, तो इसको हम इसका नोट्स की वीडियो है इसकी हम कल बनाएंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रा बताइए, संविधान का अर्थ, संविधान का क्या अर्थ है। संविधान का अर्थ है विधि का शासन, बिल्कुल सही बात है। सीमित सरकार के, हाँ बिल्कुल सीमित सरकार की सरकार है, एक सीमित होकर काम चलता है। ऐसा नहीं है कि तानाशाही से काम चले, सीमित सरकार है, बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक सर्वोच्चता होगी, बिल्कुल सही बात है। संविधान का आधारित राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब संविधान है मतलब राजनीतिक व्यवस्था, जो संविधान के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था बनाई है उसी पर हमारा सब शासन चलेगा, सही बात। कौन सा क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधि बनाई जाती है। तो एकात्मक विधि बनाई जाती है, प्राकृतिक विधि बताई थी अभी आपको, लोक विधि, ईश्वरी विधि नहीं बताई थी, क्योंकि ये ईश्वरी विधि अगर अपनाते हैं तो मोमडन बोलेंगे हमारे बाइबल में, हमारे कुरान में ये लिखा है, हिंदू बोलेंगे हमारे गीता में ये लिखा है। इसलिए हम जो हमारी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो ईश्वरी विधि नहीं अपनाती है, बाकी ये 3 विधि अपनाते हैं। फिर आता है प्राकृतिक एवं न्यायिक सिद्धांत में शामिल किया है, जो गतिशील अवधारणा, मतलब समय के अनुसार चेंज हो जाएगा, गतिशील है। दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना, बिल्कुल सही बात, तभी सही फैसला होगा। अभियुक्त को अपने अपने पक्ष रखने का मौका देना, सही बात है। निर्णय के लिए समय व्यक्ति की सोच पूर्वाग्रह तटस्थ रहना, निर्णय के समय वाला अच्छा न्याय करना। ऐसा नहीं है कि हमारा दोस्त है तो हम उसमें भेदभाव करते हैं, ये नहीं, ठीक। तो ये तीनों ही सही, चारों ही सही हैं। फिर है न्याय की सक्रियतावाद में शामिल क्या है। न्याय की सक्रियतावाद में वही है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या मतलब कोई कोर्ट है स्वतंत्र संज्ञान ले सकता है। इसके बारे में देखो, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, तभी तो स्वतः संज्ञान ले लेगा। संविधान एवं कानूनों की व्याख्या पर स्थापित कानून को लागना, मतलब संविधान और कानूनों की, जैसे हमको बोला कि मतलब होता क्या है,
पहले जैसे आपको कहाँ जाना है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब ये चाहेगा तो ये लांघ सकता है। ये किसी भी जो देखते हैं सकृति या बाद में जो न्याय है, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट अगर देख रहा है कि किसी के साथ कोई ज़्यादा गलत हो गया है, ज़्यादा मामला हाईलाइट हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा संज्ञान ले सकती है। इसको है, इस पॉइंट का मतलब ये है। फिर है सामाजिक न्याय को बढ़ाना। सामाजिक न्याय को बढ़ाना ये भी न्याय सक्रियवाद का सिद्धांत है। तो धन्यवाद। आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और किसी को नोट्स चाहिए हो तो हमारे कमेंट करने इस पर व्हाट्सएप पे दे देंगे, टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, भाई पहली वीडियो डाली है। तो अगर आपको और भी ऐसे कुछ वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बताएं। और या मान लो किसी की भी नोट्स चाहिए हो, या कोई भी UPSI की तैयारी रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, या जो भी चाहिए हो, तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट एनालिसिस, जो भी आपको चाहिए, अपने जो चाहिए हो आपको कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।